नमस्कार छात्रों, उत्कर्ष कनिष्ठ महाविद्यालय द्वारा आयोजित वर्चुअल अध्ययन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। विशेष अध्ययन के कनुप्रिया भाग 2 अ में हमने अमंगल छाया कंप्लीट किया। अभी कनुप्रिया के 2 सर्ग पर आधारित हम कृति पत्र कर लेते हैं, जिससे हमारी जानकारी थोड़ी और दृढ़ हो जाएगी, हमारा समझना जो है वो और दृढ़ हो जाएगा। तो कृति पत्र की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला कृति पत्र इसके पहले वाली कविता पर है, जो कि सेतु मैं राधा के लिए उपयोग किया गया है। तो कविता के आधार पर ही प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है या कृतियां पूर्ण करनी है। इसमें पहली कृति जो है वह दी गई है, निम्न के उत्तर लिखिए, पद्यांश में आई हुई धातु। अगर आप सेतु कविता जब पढ़ेंगे तो उसमें देखिए अंतिम लाइन में लिखा है, अंतिम पद में, अंतिम लाइन में नहीं, अंतिम पद के दूसरी लाइन में लिखा है, सोने के पतले गुथे तारों वाले पुलसा। अर्थात कौन सी धातु है? तो सोना। दूसरी कृति जिस्म को कहा गया है। यहाँ पर भी अंतिम पद में, अंतिम दूसरी लाइन में, कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। अर्थात जिस्म को सेतु कहा गया है। कृष्ण के संबोधन हेतु शब्द कनु, कान्हा। कनु या कान्हा दोनों में से कोई भी चलेगा। तो पहली कृति में हमने क्या लिखा? पद्यांश में आई हुई धातु सोना, जिस्म को कहा गया है सेतु, कृष्ण के संबोधन हेतु शब्द कनु। हाँ, एक चीज और आपको याद दिला दूं मैं, ये कृति पत्र आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सो आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठिए और लिखते रहिए, ताकि आपको भी स्मरण रहे और समयानुसार आप उसका उपयोग कर सकें। कृति 2, उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर अ और ब दोनों कॉलम के शब्द एक साथ दिए हुए हैं। इनमें से अ कॉलम में कौन सा आएगा और ब कॉलम में कौन सा आएगा, वह हमें ढूंढ करके लिखना है। मैं यहाँ पर बोल करके बता रही हूँ, कॉलम मैंने ब्लैंक रखा है, वहां पर आपको भरना है। तो पहला शब्द है सूने। सूने क्या है? शिखर। पतले गुथे तारों वाले पुल। नीचे घाटी। मीन्स 3 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सोना शिखर, पतले गुथे तार वाले पुल और नीचे घाटी। यह तालिका आपको पूर्ण करनी है, यहाँ पर दी गई है। आगे कृति 3, दिए गए पद्यांश का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। यहाँ पर एक मैंने कर करके बताया है, दूसरे में आपको स्वयं करना होगा। दिया गया पद्यांश या भावार्थ लिखते समय भी हमें थोड़ा सा लेखक से होते हुए शुरुआत करनी चाहिए। तो हम किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं? दिया गया पद्यांश धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कनुप्रिया से लिया गया है। यहाँ पर कनुप्रिया अर्थात राधा अपने आप को सेतु के रूप में प्रस्तुत करती है। साथ ही कान्हा की उपस्थिति भी राधा के अवचेतन मन व चेतन मन के वार्तालाप से ही ज्ञात होती है। वह स्वयं वहां उपस्थित नहीं है। राधा अपने अवचेतन मन में उपस्थित कान्हा से कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई करवट ने तुम्हें युद्ध अर्थात इतिहास का महानायक तो बना दिया, लेकिन इसके लिए तुमने मेरा सहारा लिया, मुझे बलि चढ़ा दिया। तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पग रखकर आगे बढ़े। इस लीला के क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय रूप धारण करने के बीच जो तुमने अलंघ्य दूरी तय की, उसके लिए
तुमने सिर्फ मेरे प्रेम को सहारा बनाया। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए साध्य न बनकर मात्र साधन रह गया। अब इन शिखरों, मृत्यु के घाटियों के बीच बनाया यह पुल निरर्थक लगता है। तुम्हारे बिना मेरा यह शरीर निर्जीव सा रह गया है। इसलिए अब मैं कहती हूँ, जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरा उपयोग कर किया। इस प्रकार से राधा कहती है कि कृष्ण के लीला भूमि और युद्ध भूमि के बीच वह मात्र सेतु ही बन पाई है। इस प्रकार से हम पद्यांश को सरल हिंदी में लिख सकते हैं। अभी अगले पर चलते हुए, अमंगल छाया का भी कृति पत्र, यहाँ पर भी कुछ कृतियां दी गई हैं। कृति एक में तालिका पूर्ण करने के लिए पद्यांश में आए वृक्षों के नाम लिखिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले उसमें आया है कदम्ब, उसके बाद आम और अशोक। कविता जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के अंदाजा लग जाएगा कि इनमें 3 वृक्षों के नाम आए हैं, आम, कदम्ब और अशोक। पद्यांश में आए अंक, याद कीजिए आपने पढ़ा है कि कृष्ण की 18 अछोहिणी सेनाएं, तो कौन सा अंक है? 18। अगला, सैनिक इसे नहीं जानते, तो सैनिक किसे नहीं जानते? राधा को नहीं जानते। राधा भी सही है या कनुप्रिया भी सही है। पद्यांश में आए फलित वृक्ष, आम का वृक्ष, क्योंकि कदम्ब और अशोक में फल नहीं लगते, सिर्फ आम के वृक्ष में ही फल लगते हैं। उचित मिलान कीजिए। इसके यहाँ पर उचित मिलान में भी अ और ब दोनों कॉलम दिया गया है, एक साथ में दिया गया है, ढूंढ करके लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, लिख करके बता दिया है। ध्यान मग्न देवता, रौंदी लताएं, उजड़े कुंज, आहत प्रेम, वायु वेगगामी रथ, गगनचुंबी ध्वजा, अमंगल छाया। तो इस प्रकार से अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहां से ढूंढ ढूंढ करके लिखना है कि अ कॉलम में कौन सा आएगा और ब कॉलम में कौन सा आएगा, और उसके आधार पर आपको लिखना है। आगे की कृति पर चलते हुए, यह शब्द संपदा के कृति में आएगा। शब्द संपदा में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पद्यांश में से ढूंढ कर लिखने हैं। यहाँ पर जो शब्द दिया रहता है उसका ही अगर समानार्थी पूछा जाएगा तो समानार्थी, विरुद्धार्थी पूछा जाएगा तो विरुद्धार्थी। आपको पद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है। यहाँ पर पहला शब्द है मंगल। पाठ का या सर्ग का नाम ही है अमंगल छाया, तो मंगल का विलोम अमंगल। ऊपर नीचे लिखते समय हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जैसा मैंने ऑलरेडी अभी आपसे कहा कि पद्यांश में से लिखना है। अगर पद्यांश में नहीं मिलेगा तो हम अपना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यथासंभव हमें पद्यांश में, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ एकाध शब्द गलती से आ जाते हैं जिनका कि पद्यांश में उत्तर नहीं होता है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी है कि अगर वह पद्यांश में मौजूद है तो पद्यांश का शब्द ही लिखा जाए। तो तीसरा है परिचित, अपरिचित, समझ, नासमझ। इस प्रकार से यह शब्द संपदा का की कृति भी यहाँ पर समाप्त हुई। कृति 4 है युद्ध के परिणाम विषय पर अपने विचार 10 से 12 पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए। सेतु में मैं आपको अभिव्यक्ति की कृति जो है वह लिख करके दिखाई थी। यहाँ पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ पॉइंट्स आपको बता दे रही हूँ कि किन किन मुद्दों का समावेश आप यहाँ पर परिणाम में लिख सकते हैं। युद्ध के परिणाम में लिखते हुए, जैसे कि आजकल का माहौल भी आप देख रहे हैं कि एक तो हम वैश्विक महामारी कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान भी हमें जीने नहीं दे रहा है।
और यह प्रश्न जो है कनुप्रिया से लिया गया है। तो कनुप्रिया में भी महाभारत युद्ध के बारे में बताया गया है। तो आज की परिस्थिति और उस समय दोनों की परिस्थिति को कंपेयर करते हुए हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले यह युग जो है हम कह सकते हैं कि विज्ञान का युग है। तो विज्ञान के युग में युद्ध जो है मानव जाति और सभ्यता दोनों के लिए ही हानिकारक है। युद्ध के कारण सत्ता, शक्ति और अर्थ सभी का नुकसान होता है। जनजीवन के साथ साथ सुंदर इमारतें, बांध, ऐतिहासिक धरोहरें, उद्योग, व्यवसाय आदि सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं। देश के व्यापार और वाणिज्य पर इसका गहरा असर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे आज की स्थिति में आप देखिए, चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, इसलिए चीन की बहुत सारी वस्तुओं को हमने भारत से निकालना शुरू कर दिया है। खास करके मोबाइल में हम बहुत सारे एप्स यूज कर रहे थे, उनको यूज करना हमने उपयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण चीन को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारे बीच में, दो देशों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, हमारी भावनाओं के बीच में भी घृणा और दुर्भावना फैल जाती है। प्रेम और सहानुभूति का गला घोटकर आदमी क्रूर बन जाता है। सामान्य तौर पर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जब युद्ध हो जाता है या युद्ध होने लगता है तो हमारी मानवीय भावना या प्रेम रूपी भावना जो है वह आहत होती है और हम सामने वाले को क्षति पहुंचाते हैं। आज सभी देशों की परमाणु अस्त्र बनाने में होड़ लगी हुई है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की दुनिया में धाक है। परमाणु हमले के दुष्परिणाम प्रथम विश्व युद्ध में किसी से छिपे नहीं है। परमाणु विकिरण के दुष्परिणाम भयावह तो होते हैं, परंतु कई वर्षों तक झेलने पड़ते हैं। अतः युद्ध से बचने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। दुनिया के सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों को एक होकर विनाशकारी परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर भावी युद्ध की विभत्सता को बचाना चाहिए। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे ताकि मानवता को नष्ट होने से बचाया जा सके। हम अंततोगत्वा हम यह कह सकते हैं कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता है, बल्कि प्रेम से हम अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। हमें जियो और जीने दो की मान्यता को अपनाना चाहिए। इसलिए हमारे अनुसार, या आप ऐसा लिख सकते हैं, मेरे अनुसार युद्ध हमेशा विध्वंसकारी ही होता है। तो इस प्रकार से यह कृति पत्र भी यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक कनुप्रिया के दो सर्ग सेतु और अमंगल छाया में आपको कहीं पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ मैं अपने आप को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अध्ययन का कार्य कर रहे होंगे, साथ ही अपनी नोटबुक्स भी कंप्लीट रखेंगे, ताकि कॉलेज खुलने के बाद जब हम मिलें तो अध्ययन का कार्य और तीव्र गति से हम आगे बढ़ा सकें। तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।